नमस्कार। एक ऐसी समस्या जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस। एक ऐसी समस्या जो हमारे ना कि मानसिक बल्कि शारीरिक और सभी तरह की जो हमारी तकलीफ़ें हैं उसको प्रभावित करती हैं। ये जब बढ़ती है और अगर हम उसे ध्यान न दें तो ये एक गंभीर समस्या का रूप भी ले सकती है। न सिर्फ महिलाओं में बल्कि पुरुषों में भी ये समस्या काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो सकती है। अगर आप इसको सही समय पे अटेंड न करें तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा नाम है ऋतु आचार्य और आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। और हमारे साथ हैं आज हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेश लोढ़ा, सीनियर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, जो हमारी जो जिज्ञासाएं हैं इसको लेकर उन सभी का निवारण करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप सभी दर्शक जो भी डॉक्टर साहब से जुड़ना चाहते हैं, अपने सवाल पूछना चाहते हैं और अपने मन की जो जिज्ञासाएं हैं हार्मोनल डिसबैलेंस को लेकर उसको शांत करना चाहते हैं, तो आप हमें 0141270499 0141270409 पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर डिस्प्लेड है, इस पर आप हमसे जुड़ें, डॉक्टर साहब से जुड़ें और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। डॉक्टर साहब, हार्मोनल डिसबैलेंस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसको जानने से पहले हार्मोन्स क्या है, शायद ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि हार्मोन्स क्या हैं। जी, हार्मोन्स हमारे शरीर में निकलने वाले अति सूक्ष्म वो केमिकल्स हैं जो कि अलग अलग ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। जैसे मस्तिष्क में स्थित पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे LH, FSH, TSH, ACTH। फिर हम अगर गर्दन में आते हैं तो वहाँ थायराइड ग्रंथि है जिससे थायराइड हार्मोन्स निकलते हैं। थायराइड के साथ ही पैराथायराइड ग्रंथियाँ भी होती है जो PTH हार्मोन बनाती है। फिर हम पेट में जब आते हैं तो दो एड्रिनल ग्रंथियाँ होती है किडनी के ऊपर, लेफ़्ट और राइट। ये दोनों स्टीरॉयड हार्मोन्स बनाते हैं जो शरीर के अंदर कंटिन्यूस इन सारे हार्मोन्स का स्रावण जारी रहता है। फिर फीमेल्स में ओवरीज होती हैं, मेल्स में टेस्टीज होती हैं। और इसके अलावा हमारी आंतों से, इंटेस्टाइन से भी बहुत सारे अन्य हार्मोन्स निकलते हैं, स्किन से हार्मोन्स निकलते हैं। लेकिन मुख्यतः ये जो ग्लैंड्स जो मैंने बताए ये मुख्य हार्मोन्स स्रावित करते हैं। और इन सभी का एक नॉर्मल जब हमारी लाइफ चल रही होती है तो एक बैलेंस रहता है। ये कंट्रोल होते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये दूसरे ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। एड्रिनल्स को कंट्रोल करती है, टेस्टिस को कंट्रोल करती है, ओवरीज को कंट्रोल करती है, थायराइड को कंट्रोल करती है। तो आपस में इनका बैलेंस रहता है। एक हार्मोन कम होता है तो दूसरा किसी तरीके से उसको ऊपर नीचे होकर उसको वापस बैलेंस में लाने की कोशिश करता है, कॉम्प्लीमेंट बेसिकली उसको करने की कोशिश करता है। तो ये जब बैलेंस जो आपने कहा, यही शायद सारा सब कुछ गेम है कि यहाँ अगर डिसबैलेंस होता है तो बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। एक बार फिर से अपने दर्शकों से मैं कहना चाहूँगी कि आप हमारे साथ फ़ोन पे जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0141270499 0141270409 डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर शैलेश लोढ़ा। अपने सभी सवालों का जवाब आप इनसे इस विषय पर, हार्मोनल डिसबैलेंस पर आप जान सकते हैं। डॉक्टर साहब, वैसे तो थायराइड और डायबिटीज़ भी हार्मोनल डिसबैलेंस का एक कारण है, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि दूरदर्शन पे हम बहुत सारे कार्यक्रम इसको रिलेट करके कर चुके हैं। तो ये डेफिनेटली हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ये होता है। लेकिन आज हम बाकी बहुत सारे और ऐसे चीज़ें हैं जिसके बारे में हम सर से बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो बाकी सारे जो एवरेज एज है उनसे, या एवरेज जो लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट रह गया है, या कोई अपनी एज से अचानक बहुत ज़्यादा लंबा या लंबी हो गई है। तो क्या ये भी हार्मोनल डिसबैलेंस होता है? जी हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा लंबाई होना। मान लीजिए कई बार हम फिल्म्स में कुछ ऐसे खलनायक देखते हैं जिसका कद 7 फीट, 7.5 फीट है, तो निश्चित रूप से ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस ही है। एक ग्रोथ हार्मोन जो हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्रावित करती है, ये ग्रोथ हार्मोन शरीर के नॉर्मल ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। लेकिन जब ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो जाती है, पिट्यूटरी ट्यूमर हो जाए मान लीजिए, तो ये ग्रोथ हार्मोन कई गुना अधिक मात्रा में निकलेगा। और
इस वजह से कई बच्चों में अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो उनका कद लगातार बढ़ता रहता है और 6, 6.5, 7 फीट तक ये पहुंच सकते हैं। मुंह का आकार भी बड़ा होने लगता है, हाथ पैरों का आकार बढ़ जाता है। तो ये उस तरह की समस्या होती है और ट्यूमर का ट्रीटमेंट होने से ट्यूमर को सर्जरी से ट्रीट भी किया जा सकता है, दवाइयों द्वारा भी ट्रीट किया जा सकता है, उससे ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। इसके ठीक विपरीत जो आपने कहा कि किसी का कद बहुत ही शॉर्ट रह गया, 14-15 साल की आयु है बच्चे की और उसका कद 8 या 10 साल के बच्चे के बराबर है जी। तो उसमें ठीक इसके विपरीत ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। कुछ और हार्मोनल डिसऑर्डर्स से भी ऐसा हो सकता है, लेकिन मुख्यतः बहुत अधिक अगर किसी का कद छोटा है तो वो ग्रोथ हार्मोन की कमी से हो सकता है या ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से बहुत अधिक कद बढ़ सकता है। जी जी जी। तो ये जो कारण है, इस वजह से कई जो अचानक से हमें दिखते हैं कि बहुत ही छोटे रह गए, बहुत ही लंबे रह गए, तो उसका कारण ये होता है। एक और चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली प्रेवलेंट है और बहुत ज़्यादा जो लोग हम स्पेशली इन फीमेल्स में जो एडोलेसेंस एज है उसमें हम देखते हैं, वो है पीसीओडी। पीसीओडी एक ऐसी समस्या है जो मेरे ख्याल से एवरी 3rd और 4th गर्ल या किसी लड़की से मैं बात कर रही होती हूँ तो वो बोलती है कि मुझे ये समस्या है। तो और ये न केवल एट द एज ऑफ 15-16, आई गेस शायद 25-26 तक भी ये समस्या चलती है। तो ये क्यों हो जाती है और किस तरह से हम इसको अटेंड कर सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं? पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ में जो मेल हार्मोन्स होते हैं जो कि महिलाओं में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में सामान्यतः होते हैं, लेकिन जब इनकी अधिकता होने लगती है और इसके साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कि मुख्यतः टाइप 2 डायबिटीज़ का कारण होता है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस से दूसरा जो दुष्प्रभाव हो सकता है महिलाओं में वो पीसीओडी नामक बीमारी के रूप में सामने आता है। इसमें ओवरीज़ के अंदर कई तरह के सिस्ट बन जाते हैं, कई सारे, और इनसे कुछ हार्मोन्स अधिक बनने लगते हैं जिससे इनका वेट बढ़ सकता है, लेडीज़ का चेहरे पे कुछ बाल आ सकते हैं, पीरियड्स में इरेगुलरिटी हो सकती है और आगे जाके इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। और अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर इन महिलाओं में जो कि ओवरवेट होती हैं या बहुत अधिक वेट होता है जिनका, यदि वो वज़न अपना घटाती हैं तो ज़्यादातर लेडीज़ में ये समस्याएं ठीक हो जाती हैं। और आजकल बहुत इफ़ेक्टिव इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। तो ट्रीटमेंट से इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करके या कुछ हार्मोन्स की पिल्स दे के इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर सबसे मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर वेट किसी का ज़्यादा है तो वो कम होते ही पीसीओडी की समस्या को हम निवारण कर सकते हैं। और ऐसा भी सुना है कि जैसे अगर किसी को पीसीओडी है तो कंसीव करने में उसे इशू हो सकता है, कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या ये वाकई सच है कि या एक मिथ है सर? नहीं, कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन इन सब का निवारण किया जा सकता है, ये सब मैनेजेबल है। ओके सर। और ओबेसिटी की जब बात आई गई है तो उसमें कितना रोल है हार्मोन्स का, कितना रोल है हमारी रेगुलर जो मतलब लाइफस्टाइल का कितना रोल है, और क्या हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? जी हाँ, कई बार हम देखते हैं कि किसी का वज़न अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। कई बार कुछ लोग होते हैं जो कि ज़्यादा नहीं खा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हार्मोन्स की समस्याओं का सस्पेक्ट किया जाता है और फिर टेस्ट कराए जाते हैं। जैसे एड्रिनल ग्रंथि की जब प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें स्टीरॉयड हार्मोन्स शरीर के अंदर आवश्यकता से अधिक बनने लगते हैं, तो स्टीरॉयड हार्मोन्स की जब अधिकता होती है तो वेट बढ़ने लगता है तेज़ी से। इसके साथ कुछ दूसरी भी समस्याएं आती हैं। इसी तरह पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्लैंड की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें भी पिट्यूटरी ट्यूमर से भी कई बार वेट बहुत बढ़ने लगता है। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है उसके डिसऑर्डर्स से भी कई बार वेट अनावश्यक बढ़ने लगता है। इसके अलावा पीसीओ की हमने बात करी, उसमें भी वेट बढ़ सकता है। तो ये सारे वेट बढ़ने के जो डिसऑर्डर्स हैं ये हार्मोनल डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकते हैं। और सही डायग्नोसिस के बाद जब जिस वजह से ये बढ़ रहा है वज़न, उस पर्टिकुलर हार्मोन को जब हम ठीक करते हैं, या तो उसका ट्यूमर की सर्जरी करके या कुछ दवाएं देके जो उस हार्मोन्स के लेवल्स को कम करती हैं, तो ये वेट वापस सामान्य किया जा सकता है।
तो ओबेसिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग उससे इन हार्मोनल डिसबैलेंस को कंट्रोल करके ओबेसिटी पे भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारे दर्शकों को एक बार फिर से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि आपके जो भी सवाल हों वो आप हमको यहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारा नंबर दोबारा से सुन लें, 0141 270 4999, 0141 270 4098। आप इस नंबर पे हमें कॉल करें और डॉक्टर शैलेश लोढ़ा यहाँ पे हैं, उनसे अपनी समस्याओं का निवारण आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, हार्मोनल डिसबैलेंस की हम बात करें, कई बार हमने देखा है कि किसी को विदाउट प्रेगनेंसी मिल्क डिस्चार्ज हो जाता है। मतलब उसकी एज हो सकता है कि कभी कोई महिला की एज 50 भी है, स्टिल शी एक्सपीरियंसेस दैट। तो क्या वो भी हार्मोनल डिसबैलेंस का ही कारण है सर? जी हाँ, आप जिस डिसऑर्डर का जिक्र कर रहे हैं वो प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है जो कि सामान्यतः महिलाओं में जब वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती हैं या प्रेग्नेंट होती हैं उस समय ये लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि उस समय आवश्यकता है मिल्क सिक्रीशन की, ताकि जो नियोनेट है, नवजात शिशु है, उसको मिल्क मिल सके। लेकिन जब ये बात कंप्लीट हो गई, मान लीजिए उसका बच्चा डिलीवरी हुई, बच्चा 3 साल का हो गया, अब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही है, लेकिन उसके बाद भी अगर मिल्क डिस्चार्ज हो रहा है तो ये एबनॉर्मल चीज़ है। और ये कई बार प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है जिसकी अधिकता से होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन अधिक होने की बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी दवाओं द्वारा भी प्रोलैक्टिन अधिक हो जाता है। कई बार हम कुछ ऐसी दवाएं खा रहे होते हैं किसी और वजह से जिनके कारण प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है और उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर से भी इस तरह की समस्या हो सकती है, जब प्रोलैक्टिन सैकड़ों गुना अधिक मात्रा में निकलने लगता है और गैलेक्टोरिया, इस प्रॉब्लम को कहते हैं गैलेक्टोरिया, और ये हो जाता है। और इसमें भी दवाओं द्वारा बड़ी आसानी से इसको नियंत्रित किया जा सकता है और कई बार तो ये ट्यूमर भी बिना सर्जरी के सिर्फ दवाओं द्वारा ठीक किया जा सकता है। जी जी, हमारे साथ एक जुड़ रहे हैं कॉलर, श्री राजेश कुमार जी, जो कि बिहार से हैं। हेलो हेलो राजेश जी, शायद वो फ़ोन कट गया है सर। आप हमें बता रहे थे कि किस प्रकार से उसे अटेंड किया जा सकता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन की अधिकता की हम बात कर रहे थे। तो बहुत सारी सामान्य दिनचर्या में जो हम दवाएं काम में लेते हैं, गैस की, एसिडिटी की दवाएं, साइकेट्रिस्ट द्वारा लिखी जाने वाली कुछ दवाएं, इन सब दवाओं के साइड इफ़ेक्ट के रूप में भी ये गैलेक्टोरिया या एबनॉर्मल मिल्क सिक्रीशन, ये समस्या आ सकती है, जिसको कि हम उसको सर्जरी से उसका सोल्यूशन उसका किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल जो है, लाइफस्टाइल को ऐसा माना गया कि अगर हमारी लाइफस्टाइल को हम एकदम कंट्रोल्ड रखें, लाइफस्टाइल को अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल रखें, तो ऐसे में हम अपनी जो ये हार्मोनल डिसबैलेंस है या कोई भी हार्मोन से रिलेटेड जो हमारी समस्या है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या लाइफस्टाइल का कितना रोल है इसमें? जी हाँ, हमारे हार्मोन्स की जो शरीर के अंदर निकलने की प्रक्रिया है वो हमारे दिनचर्या से जुड़ी हुई है। और जो नॉर्मल सिक्रेशन है, हर हार्मोन्स की अप एंड डाउन होती हैं। जैसे कुछ हार्मोन्स हैं जो रात के समय नहीं निकलते हैं सामान्यतः, क्योंकि हम उस समय सो रहे होते हैं। लेकिन अगर किसी की लाइफस्टाइल इस तरह से एबनॉर्मल है कि रात को 3 बजे तक जाग रहे हैं, सुबह 4 बजे जाके सो रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में वो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं। इसी तरह जब हमारा वेट तेज़ी से बढ़ने लगता है, एबनॉर्मल लाइफस्टाइल या एबनॉर्मल बहुत अधिक खा रहे हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उस वजह से भी कुछ हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं जी। तो जो हमारी एक सामान्य दिनचर्या है कि समय पे सोना, समय पे उठना, समय पे भोजन, जब ये चलता है तो हार्मोनल बैलेंस ठीक से रहता है। और जैसे ही हमारा सोने के, जागने की, भोजन की एबनॉर्मल साइकिल होने लगती है जी। तो ये साइकिल भी बायोलॉजिकल क्लॉक को प्रभावित करती है और उससे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। मूड स्विंग्स जिसे हम कहते हैं कि बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कई बार हम बैठे बैठे अवसाद में आ जाते हैं बिना किसी रीज़न के, या कई बार बहुत ज़्यादा एक खुशी का अनुभव, एक एहसास होने लगता है। तो क्या ये भी हमारे हार्मोन्स हैं जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमें कई बार बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव या कई बार बहुत ज़्यादा हमें हैप्पीनेस देते हैं? जी हाँ, जैसे एड्रिनल ग्रंथि के ट्यूमर्स की हम अगर बात करें तो वहाँ जो शरीर के अंदर आंतरिक स्टीरॉइड्स हैं
स्टीरॉइड्स हमारे शरीर के जो मूड को प्रभावित करते हैं। जी। तो अगर स्टीरॉइड बहुत अधिक निकलने लगेंगे कई बार, तो इस तरह के मूड स्विंग्स, डिप्रेशन या ज़रूरत से ज़्यादा दुख की अनुभूति होना या इसके ठीक विपरीत अत्यधिक प्रसन्नता, अनावश्यक, तो इस तरह के इम्बैलेंस हार्मोनल इम्बैलेंस से हो सकते हैं। जी जी सर। सर हम बातचीत हमारी जारी रखेंगे। हमारे साथ राम भरोसे जी जुड़ रहे हैं बरेली से। राम भरोसे जी, अपनी बात आप डॉक्टर साहब से पूछें। हेलो जी, नमस्ते मैम। हेलो हेलो, हाँ जी बोलें। जी नमस्ते मैम, मैं डॉक्टर साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। जी बताएं। ये कि मैम, जैसा कि मेरी शादी हुई है, अभी 2 साल हो गए, ठीक है। जी जी। और एक बेटी का जन्म हुआ है, लेकिन मेरी वाइफ के आंचल से दूध नहीं आता है। जी जी सर, तो ये लैक्टेशन से रिलेटेड एक इशू है सर, आप बताएं। जी हाँ, अगर इसकी वजह कई बार ये हो सकती है कि पीयूष ग्रंथि डिलीवरी के समय क्षतिग्रस्त हो गई हो। अगर बहुत अधिक ब्लीडिंग होती है कई बार डिलीवरी के समय, और कई बार इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है कि ब्लड भी चढ़ाना पड़ता है, तो कई बार पिट्यूटरी ग्रंथि क्षतिग्रस्त हो जाती है और वो श्रिंक हो जाती है। ऐसी अवस्था में माता को दूध नहीं बन पाता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन की कमी हो जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि जब क्षतिग्रस्त हो गई तो प्रोलैक्टिन हार्मोन कम हो जाता है और दूध नहीं बना पाती हैं वो। तो ये एक वजह हो सकती है, हार्मोनल से संबंधित तो यही वजह हो सकती है। इसके अलावा कुछ स्तन संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती है जिससे ऐसा होता हो, तो वो तो किसी सर्जन को या गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके आप समाधान करवा सकते हैं। तो बेसिकली मेजरली ये प्रोलैक्टिन की वजह से हो सकती है। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से भी मिल सकते हैं। बाकी सर ने जो आपको बताया वो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राम भरोसे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमें इस नंबर पर कॉल करें 0141270499, 014127040998 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने आपकी बात को बीच में ज़रा रोक दिया था क्योंकि वो कॉल आ गया था। आप हमें बता रहे थे कि किस तरह से जो मूड स्विंग्स हैं वो हमारे हार्मोन्स किस तरह से उस पर प्ले करते हैं। हाँ, हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स, डोपामिन, ये कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि मूड या हमारे जो खुशी या दुख के जो सेंसेशंस होते हैं उनको नियंत्रित करते हैं। तो ये भी हार्मोन्स से नियंत्रित होते हैं और ये सबका आपस में एक बैलेंस होता है, एक नेटवर्किंग होती है आपस में हार्मोन्स की, पिट्यूटरी हार्मोन्स की, एड्रिनल ग्लैंड्स की, ओवरीज, टेस्टीज, इन सभी के और थायराइड हार्मोन्स, इन सब का आपस में एक नेटवर्किंग है जिसके जरिए ये बैलेंस सामान्यतः रहता है। जी जी। कुछ जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है किसी वजह से, चाहे ट्यूमर की वजह से, चाहे कुछ दवाओं की वजह से, तब ये सब चीज़ें ऊपर नीचे होने से ये बैलेंस बिगड़ सकता है। डॉक्टर साहब, अभी अभी अपने बात करी थी स्टेरॉइड्स की, कि स्टेरॉइड भी एक तरह का हार्मोन है। अभी बहुत ऐसी समस्याएं थी, जब अभी कोविड का जब असर आया था तब बहुत सारे लोगों को स्टेरॉइड्स दिए जाते थे, या और भी बहुत सारी ऐसी बीमारी है जिसको तुरंत अटेंड करने के लिए स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। तो क्या उनका जो ये स्टेरॉइड्स की डोजेज हैं वो अगर ऊपर नीचे हों या एक्स्ट्रा दी गई हों तो उनका हमारे इस हार्मोन्स पे, हमारे हार्मोनल बैलेंस पे असर पड़ता है? और अगर पड़ता है तो उसे अब इस किस तरह से हम अटेंड कर सकते हैं, सिंस वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं? जी हाँ, स्टीरॉइड्स का बॉडी के लिए स्टीरॉइड्स अति आवश्यक हैं। स्टीरॉइड्स की अगर बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जैसे एड्रिनल ग्रंथि मान लीजिए किसी की फेल हो गई या एड्रिनल ग्रंथि का ट्यूमर हुआ और सर्जरी के द्वारा दोनों एड्रिनल ग्रंथियाँ निकाल दी गई हों, तो ऐसी अवस्था लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है, जान भी जा सकती है। तो ऐसे लोगों को जीवन पर्यंत स्टीरॉइड्स की गोली खा के रहना पड़ता है। और जब भी अचानक मान लीजिए किसी वजह से उन्होंने गोली बंद कर दी तो बेहोश हो सकते हैं और जान भी जा सकती है। तो स्टीरॉइड्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं शरीर के लिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब हम उनका इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि कई बार कुछ लोग अस्थमा के ट्रीटमेंट में बहुत अधिक ज़रूरत से ज़्यादा स्टीरॉइड्स दिया जाता है बिना बताए। अगर आपको पता है कि स्टीरॉइड आप ले रहे हैं तब तो ठीक है, आप थोड़े दिन में उसको बंद कर देंगे। शॉर्ट कोर्स स्टीरॉइड्स आवश्यक होता है बहुत सारी बीमारियों के लिए, अस्थमा के लिए, गठिया के लिए, जॉइंट्स की अन्य प्रॉब्लम्स के लिए, और ये लाइफ सेविंग ड्रग है। लेकिन
इसके अब्यूज़ से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी बन सकती है। जी जी। तो ये ध्यान देना आवश्यक है कि हर चीज़ की अति खराब नहीं है। होनी चाहिए। स्टीरॉयड का ट्रीटमेंट एक क्वालिफाइड डॉक्टर की गाइडेंस में ही लेना चाहिए। जी। ओवर द काउंटर कई बार ड्रग्स मिलती हैं जिनमें स्टीरॉइड्स होते हैं। कई बार स्टीरॉइड सामने दिखते हैं, कई बार हिडन स्टीरॉइड्स होते हैं। कुछ दवाओं में स्टीरॉइड्स मिला के दिए जाते हैं ताकि उनसे तुरंत आराम आ जाए पेशेंट्स को। हाँ, तुरंत जो तो उस तरह की दवाओं से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये स्टीरॉइड्स अंदर जाके शरीर के जो इंटरनल नेचुरल सिक्रीशन है उसको पूरी तरह ख़त्म कर देते हैं। ओके। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब ने बताई कि जो ओवर द काउंटर्स हम जाके दवाई लेते हैं, ड्रग लेते हैं, सेल्फ मेडिकेशन जिसे हम कहते हैं, वो नहीं करना चाहिए। एक डॉक्टर की, एक सीनियर डॉक्टर की सलाह से ही किसी भी तरह की दवाई लेनी चाहिए और तभी उसका इलाज करना चाहिए। डॉक्टर साहब, इससे एक और चीज़, एक सवाल जो मेरे दिमाग में आता है, हम लोग जो ब्यूटी थेरेपीज़ हैं, कई महिलाओं को हमने देखा है कि कई तरह के ट्रीटमेंट्स, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स वो कराती हैं जिसमें बहुत तरह के इन्फ्यूजन्स होते हैं और उसके बाद उनका एक डिस्टॉर्शन सा एक नज़र आता है, चाहे उन्होंने फेस की कुछ कराया हो, चाहे और बॉडी पे कुछ कराया हो। तो क्या ये डायरेक्टली हमारे जो हार्मोन्स हैं उनको इम्बैलेंस कर देते हैं या एक्सेसिव ट्रीटमेंट फॉर समथिंग कैन चेंज दिस? हाँ, क्योंकि एक क्रेज़ होता है लोगों में अट्रैक्टिव दिखने का, तो उस वजह से कई बार लोग कुछ हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं, बोटॉक्स के इंजेक्शंस लगाते हैं। जी जी। और कई बार खाना जो पौष्टिक आहार होता है उसको एकदम कम करके एकदम लो कैलोरी या ज़ीरो कैलोरी डाइट पे जाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वेट तेज़ी से कम हो, या कुछ बाहर से कुछ इंजेक्शंस के जरिए भी कुछ हार्मोन्स लिए जाते हैं। जैसे डोपिंग बहुत ही कॉमन जो एक चीज़ है, स्पोर्ट्स के लिए लोग बहुत सारे हार्मोन्स का अब्यूज़ करते हैं, एथलीट्स करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन करते हैं, और ये बहुत ही व्यापक समस्या है। जी जी। बहुत सारे एथलीट्स करते हैं कि हम एक या दो की ही बात सुन पाते हैं कि ये पकड़े गए डोपिंग के लिए, लेकिन हजारों एथलीट्स ऐसा करते हैं। जी जी। उसमें वो इंसुलिन हार्मोन भी लेते हैं, एरिथ्रोपोइटिन भी लेते हैं, ग्रोथ हार्मोन भी लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी लेते हैं जी, और दूसरे स्टीरॉइड्स भी। सारे हार्मोन्स का अब्यूज़ किया जाता है बॉडी को सुडौल बनाने के लिए, मसल मास बढ़ाने के लिए, और कई बार अपनी अपीयरेंस ठीक करने के लिए, अट्रैक्टिव, जैसा कि आपने कहा। तो ये सब चीज़ें, ये डार्क वर्ल्ड की चीज़ें जी, और इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता किसी का, और लोग, ये अब्यूज़ है एक तरीके से जिससे नुकसान होता है और कहीं ना कहीं ये इम्बैलेंस भी करता है हमारी चीज़ों को। डॉक्टर साहब, क्या एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, कि किस तरह से हमारा खान पान, आपने जैसे कि बताया कि हम सुडौल दिखने के लिए अचानक से हमें लगता है कि हम ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, तो हम खाना कम कर देते हैं, पोर्शंस कम हो रहे हैं, कैलोरीज कम हो रही हैं, जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे चले जाते हैं। तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? मतलब एक वो जो आपको डिज़ायर्ड वेट चाहिए था वो आया या नहीं आया, लेकिन कुछ 3-4 बीमारियां ज़रूर आपके साथ ऐड ऑन हो गई। तो क्या ऐसा हो सकता है जिससे कि सभी को जानना चाहिए कि उससे बचें? वो जो प्रकृति के नियम हैं वो एकदम स्पष्ट हैं कि आपको कितने बजे तक भोजन करना है, कितने बजे सो जाना है, कितने बजे उठना है, और यही नियम जो कई सदियों से जो हमारे बुजुर्ग या जो हमारे ऋषि मुनि कहते आए हैं, वही नियम हार्मोनल बैलेंस के ऊपर ही आधारित हैं वो सब, कि समय पे भोजन, समय पे सोना, समय पे कार्य, और रेस्ट टाइम पे करना। तो ये सब चीज़ों का जब बैलेंस प्रॉपर रहता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस जनरली नहीं होता। समय पे सोना एक बहुत बड़ी आजकल एक समस्या हो गई है, क्योंकि हम सब इतने टेक वर्ल्ड में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि हमारा कब समय, सोने का समय जो है वो टेक ओवर कर लेता है, हमें पता नहीं चलता। तो मतलब ये समय, इतना समय तो होना ही चाहिए, इतना तो सोना ही है। मिनिमम टाइम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम ना सही? वो एज के हिसाब से अलग अलग है। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसको ज़्यादा समय सोना आवश्यक है, क्योंकि बच्चों में जब वो सो रहे होते हैं तो ग्रोथ हार्मोन निकलता है। अगर बच्चा पूरा नहीं सो पा रहा है तो ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है बच्चों में, और उससे दूसरी समस्याएं होती है।
बच्चों के डेवलपमेंट के लिए सोना प्रॉपर आवश्यक है। तो इसलिए हम देखते हैं कि नॉर्मली बच्चे ज़्यादा सोते हैं और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे सोने की आवश्यकता कम होने लगती है। ओके। एक एवरेज एडल्ट को मिनिमम 7 to 8 आवर्स सोना आवश्यक है अनइंटरप्टेड जी। और राइट टाइम पे भी वो आवश्यक है। ओके। कोई ये कहे कि मैं रात को 2 बजे सो के सुबह 9 बजे उठता हूँ, 7 घंटे की मेरी नींद हो गई पूरी, तो ये सही दैट नहीं इज़ है। नॉट राइट। जी जी। इसी तरह टुकड़ों में जब नींद ली जाती है तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि नींद के अंदर कई सारी साइकिल्स चलती हैं हमारी, रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट। उन साइकिल्स को प्रॉपर चलने के लिए एक ड्यूरेशन लगातार स्लीप का आवश्यक है। जी जी। तो ये सोना, सही समय पे सोना, सही समय पे जागना, एक्सरसाइज करना, खाना खाना, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपने एक बात स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे कि जो हार्मोनल डिसबैलेंस है वो महिला पुरुष एक सर्टन एज नहीं बल्कि कम एज और बुज़ुर्गों में भी हो सकता है। तो बच्चों का जैसे आपने अभी बताया, बुज़ुर्गों को क्या क्या समस्याएं हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हो सकती हैं? हाँ, देखिए, जो समस्याएं एक यंग एडल्ट को हो सकती हैं वो सभी समस्याएं बुज़ुर्गों में भी हो सकती है। लेकिन बुज़ुर्गों में क्योंकि जब हार्मोन्स की स्रावित होने की क्षमता ग्लैंड्स की धीरे धीरे एज के साथ कम होने लगती है, तो कई बुज़ुर्गों में हार्मोनल सिक्रीशन कम हो जाता है, जो कि सामान्यतः एक लेवल तक एज रिलेटेड लेवल्स भी उसके नॉर्मल होने चाहिए, वो ना होके कम होने लगते हैं उससे। तो उस वजह से उनको समस्याएं होने लगती है। जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर कम होने लगता है तो मसल वीकनेस आने लगती है, थोड़ा मूड ख़राब रहने लगता है। इसी तरह बोन्स की जो फ्रेजिलिटी है वो बढ़ने लगती है, बोन्स फ्रेजाइल होने लगती है और इस समस्या को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस ओल्ड एज की बहुत ही प्रोमिनेंट समस्या है महिलाओं में ख़ास तौर से, क्योंकि मेनोपॉज के बाद महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस बहुत तेज़ी से होते हैं, तो महिलाओं की बोन्स ज़्यादा वीक होने लगती हैं और फ्रैक्चर्स होने का रिस्क होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत बड़ी हार्मोनल समस्या है। जी सर, आप माफ़ी चाहूँगी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। एक कॉल आ रहा है, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी। हेलो जी, बताएं मैम। डॉक्टर साहब यहीं पे हैं, आप जल्दी से अपना सवाल पूछें। जी, हमें मेरी बेटी है 28 साल की। हाँ जी। उसको पेशाब करने में बड़ी दिक्कत है। जैसे पेशाब करती है, फिर थोड़ी देर मतलब पेशाब करके जैसे उठती है वैसे फिर उसको लग जाता है, फिर वो बैठती है, फिर करती है, थोड़ा सा फिर होता है। मतलब और 8-9 महीने से इलाज भी कर रहे हैं लेकिन आराम नहीं मिल रहा। जो मैं समझ पाया हूँ आपका प्रश्न ये है कि आपकी बेटी को बार बार यूरिन आने की समस्या है, पानी ज़्यादा पी रही है लेकिन बार बार उसको ज़्यादा पानी पीना पड़ता है और बार बार ज़्यादा यूरिन आता है। ये समस्या भी एक हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकती है। हालांकि इसके हार्मोन्स के अलावा दूसरी बीमारियों की वजह से भी ये समस्या हो सकती है। तो एक तो डायबिटीज़ प्रमुख कारण इसका हो सकता है, डायबिटीज़ की क्योंकि आज हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जो आप समस्या बता रहे हैं ये शायद डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकती है। इंसिपिडस में, डायबिटीज़ इंसिपिडस में वेज़ोप्रेसिन या एडीएच नामक हार्मोन है, उसकी कमी होती है। उससे शरीर के अंदर पानी को रोकने की जो क्षमता है वो क्षीण हो जाती है। तो व्यक्ति अगर पानी ज़्यादा पिएगा तब तो यूरिन ज़्यादा आएगा, लेकिन कई बार सीवियर होने पे आप पानी न पी रहे हैं फिर भी शरीर का पानी यूरिन के ज़रिए बाहर निकलने लगता है और डिहाइड्रेशन हो जाता है, और ये एक बहुत ही सीरियस, अगेन एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। डिहाइड्रेशन से कई बार इसमें भी बेहोशी आ सकती है। कई बार इस तरह के लोग 5-5, 10-10, 20-20 लीटर यूरिन पास करते हैं, 20 लीटर पानी पी रहे हैं, 20 लीटर यूरिन जा रहे हैं। तो ये समस्या हार्मोन्स के कारण हो सकती है। हालांकि इसके कुछ और भी समस्या कारण हो सकते हैं। जी जी जी, ठीक है सर। मेरे ख्याल से मैम आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा और आप डॉक्टर साहब से संपर्क भी कर सकते हैं। ये बहुत सारी इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ डॉक्टर साहब ने हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए दी। कई सारे सवाल और भी हैं सर, लेकिन समय जो है वो हमारे पास कम है, और आपके इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए, हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए और हमारे इन सभी सवालों के जो आपने जवाब दिए उन सब के लिए डॉक्टर शैलेश लोढ़ा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।